साथियों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के पागबाड़ा थाना क्षेत्र का एक इलाका है जिसे मोड़ा तैया कहा जाता है। अब हुआ ये कि 18 सितंबर 2025 की सुबह यहाँ के रहने वाले कुछ लोग जब इस इलाके के पास बने एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दूर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। और जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और शव बेहद बुरी हालत में था। इस नजारे को देखने के बाद लोग बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अच्छी तरह से जगह का मुआयना किया और तभी उन्हें शव के पास से एक मोबाइल मिला। मोबाइल मरने वाले व्यक्ति का था। पुलिस ने जब उस मोबाइल की जांच की तब पता चला कि आखिरी बार उस मोबाइल से डायल 112 कॉल किया गया था। यानी कि हो सकता है कि जब इस व्यक्ति पर हमला किया होगा तब उसने अपनी जान बचाने के लिए डायल 112 कॉल किया होगा, और अगर ये कॉल कनेक्ट हुई होगी तो जाहिर है ये कॉल जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। इसलिए पुलिस इस कॉल की जांच करने में लग जाती है। लेकिन अभी उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था, और इस बात का पता करने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति योगेश था, जो गुरेटा गांव का रहने वाला था और पेशे से वो एक पेंटर था। इलाके की अच्छी तरह से जांच करने के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पीएम के लिए भेज देती है। और फिर कुछ ही देर में वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती है जिससे योगेश के मोबाइल से आखिरी बार डायल 112 कॉल किया गया था। रिकॉर्डिंग में वो कह रहा था कि शोभाराम, गौरव और कपिल मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बचाओ। इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने तत्काल शोभाराम के बारे में पता लगाना शुरू किया। पता चला कि शोभाराम गांव में किराने की दुकान चलाता है और उनके 2 बेटे हैं, गौरव और कपिल। इसके अलावा उनकी एक बेटी है, स्वाति। सबसे पहले पुलिस ने इस एंगल से जांच करने की कोशिश की कि क्या शोभाराम और योगेश के परिवार के बीच कोई आपसी रंजिश है या नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी एंगल सामने नहीं आया। इसके अलावा जब योगेश के परिवार वालों को ये रिकॉर्डिंग सुनाई गई तब एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। परिवार वालों का कहना था कि ये आवाज योगेश की है ही नहीं। इसके अलावा ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले जो इस बात को साबित कर सके कि शोभाराम और उनके दोनों बेटों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। यानी कि इससे ये बात तो साफ थी कि इन्हें फंसाने के लिए किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। इस जांच के बाद पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट निकलवाई, सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और फिर कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई, जिसके बाद असली आरोपियों के नाम सामने आए। लेकिन जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेने पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मनोज और उसके ममेरे भाई मंजीत और शोभाराम की बेटी स्वाति को हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन लोगों ने मिलकर योगेश को क्यों मारा और उसके पीछे की असली वजह क्या थी। मीडिया खबरों के अनुसार योगेश को मारने के पीछे जो बात सामने आई है उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। असल में योगेश का इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसे मारा गया। और इसके पीछे की पूरी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मनोज गांव में रहकर एक सैलून चलाता था। उसके सैलून के बगल में ही शोभाराम की परचून की दुकान थी। अब जब कभी भी मनोज को ब्लेड या किसी भी सामान की जरूरत होती तो वो शोभाराम की दुकान से ही सामान खरीदता था। और इसी दौरान जब वो बार बार दुकान आने जाने लगा तभी उसकी मुलाकात शोभाराम की बेटी स्वाति से हुई। शुरुआत की जान पहचान बातचीत से शुरू हुई, लेकिन फिर बातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुप नहीं पाई। स्वाति के भाई गौरव को इसके बारे में पता चल गया और जैसे ही उसे इस बारे में पता चला उसने मनोज की जमकर पिटाई की। इसके बाद मनोज ने वहां पर अपनी दुकान बंद कर दी और वहां से थोड़ी दूर पर दूसरी दुकान खोल ली। अब भले ही उसने दूसरी दुकान खोल ली थी, लेकिन उसने स्वाति से मिलना बंद नहीं किया था। खबरों के अनुसार मनोज स्वाति को कुछ नींद की गोलियां लाकर देता था। इसके बाद वो इन गोलियों को खाने में मिला देती, जिसकी वजह से उसके पिता और भाई गहरी नींद में सोने चले जाते। और जैसे ही पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता तब स्वाति मनोज को घर की छत पर बुलाती और फिर दोनों कई घंटों तक अकेले समय बिताते। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी परिवार के सामने आ गई, जिसके बाद इन दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। अब दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और ये बात इनके बर्दाश्त के बाहर होती चली जा रही थी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाना शुरू किया। प्लान था कि स्वाति के पिता और भाइयों को किसी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाए ताकि उनके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई ऐसा ठोस प्लान था नहीं, इसलिए उन्होंने क्राइम पेट्रोल और इस तरह की क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना शुरू की। और तब उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि किसी को मारकर इसका इल्जाम स्वाति के पिता और भाइयों पर मर देते हैं और उन्हें हमेशा के लिए जेल भिजवा देते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, इसलिए मनोज ने अपने ममेरे भाई मंजीत को अपने इस प्लान में शामिल किया और फिर एक सॉफ्ट टारगेट की तलाश में लग गए।
फिर 17 सितंबर को उन्हें योगेश दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से जला आ रहा था। उसे रोककर मनोज ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब उसने बताया कि उसके कुछ मजदूरी के 1000 रुपए बकाया है, वो उन्हें लेने जा रहा है। इतना कहकर योगेश वहां से निकल गया, लेकिन उसे देखकर मनोज और मंजीत को समझ में आ गया कि इनका शिकार यही है। इसके बाद इन्होंने योगेश का पीछा करना शुरू कर दिया। फिर जैसा ही योगेश वापस आने लगा, उन्होंने उसे रोक लिया और कहा कि चलो शराब पीते हैं। इस बात पर योगेश तैयार हो गया। उन्होंने योगेश की साइकिल को पेट्रोल पंप के बगल में खड़ा कर दिया। फिर तीनों मंगूपुरा स्थित देशी शराब की भट्टी पर गए और वहां से शराब खरीदने के बाद हर्बल पार्क जाने वाले रास्ते पर खड़े हो गए और वहीं पर इन तीनों ने मिलकर शराब पी। शराब पीने के दौरान मनोज ने मौका पाकर योगेश के पैग में 6 से 7 नींद की गोलियां मिला दी और वापस आने के बाद जैसे योगेश ने अपना ड्रिंक खत्म किया, वो बेसुध होने लगा। इसके बाद मनोज और मंजीत योगेश को अपनी बाइक में बिठाकर मोड़ा तैया के कब्रिस्तान के पास ले गए और वहां ले जाकर इन दोनों ने मिलकर योगेश पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। फिर मनोज ने योगेश के मोबाइल से डायल 112 कॉल किया और आवाज बदलकर शोभाराम और उनके दोनों बेटे का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ। और फिर ये दोनों वहां से फरार हो गए। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की सूझबूझ और गहन जांच की वजह से उनकी ये खतरनाक प्लानिंग फेल हो गई और आज तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। तो साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की वो घटना जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।